अस्सलाम वालेकुम। आवर टुडेज टॉपिक इज़ सपोर्ट एंड मूवमेंट। हमने पिछले लेक्चर में सपोर्ट एंड मूवमेंट का कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि ह्यूमन स्केलेटन, इंसानी ढांचा कैसा होता है, उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, कौन सी हड्डी कहाँ होती है। अब हम उस डिस्कशन को थोड़ा आगे लेके जाएंगे। आज हम सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो होगी फंक्शंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन या फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। आखिर हमें स्केलेटन की ज़रूरत है ही क्यों? हम स्केलेटन के बगैर क्या नहीं रह सकते? क्या हम ढांचे के बगैर नहीं रह सकते? तो ये डिस्कशन हमने पहले भी की थी कि अगर हमारे अंदर हड्डियाँ ना हो तो हम एक बिल्कुल जेली जैसा एक मांस हो, हमें गोश्त का लूथड़ा हो, हमारे अंदर चलने की ताकत ना हो, हमारे अंदर मूव करने की कैपेबिलिटी ना हो, हम अपने कोई अगर हम पे अटैक करे तो हम अपने आप को खुद को डिफेंड ना कर सकें, अपने आप को उनसे बचा ना सकें, हम भाग ना सकें, हम रिप्रोडक्शन ना कर सकें, यानी कि अपनी ऑफस्प्रिंग्स को बढ़ाने का, अपनी औलाद को लाने का अमल ना कर सकें, और हम अपने लिए फूड यानी कि हम अपने जो खाने की चीज़ें हैं वो कैसे लेकर आए अगर हम चल ना पाएँ। और चलने के लिए, मूव करने के लिए, सपोर्ट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमें स्केलेटन की ज़रूरत है। तो अब हम देखते हैं कि असल में फंक्शंस क्या हैं स्केलेटन के, इनको नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले तो यही है कि सपोर्ट। स्केलेटन हमें सपोर्ट देता है कि हम खड़े हैं, अगर मेरे अंदर ये हड्डियाँ ना होती तो मैं इस तरह खड़ी हो सकती थी या आप बैठ सकते थे इस तरह से? नहीं। तो उसने हमें सपोर्ट दी। दूसरी चीज़ क्या है? शेप दी। अब मेरे सर की हड्डी गोल है तो इसने सर को एक गोल शेप दी, जिस्म को एक लंबी शेप दी। अब जिस जगह पे जैसी शेप चाहिए वो वैसी शेप देता है हमें। जो अल्लाह ताला ने, कुदरत ने जिस शेप में हम बेहतर सस्टेन कर सकते हैं, हम बेहतर रह सकते हैं, वो शेप हमें दी। हमें एक खड़ा होने वाला पोस्चर दिया, एक जानवर को यूँ अपने फोर लिम्स और हाइंड लिम्स पे झुकने वाला पोस्चर दिया, इस तरह का उसे जाविया दिया। अब तीसरी चीज़ क्या आती है जो कि स्केलेटन का फंक्शन है, वो है प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन किस चीज़ से? अब आपका स्केलेटन बना है बोन से, तो ये किस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा? ये प्रोटेक्ट करेगा, ये बचाएगा आपके इंटरनल ऑर्गन्स को, यानी कि आपका जो जैसे रिब केज है, आपकी जो रिब्स हैं, आपकी पसलियाँ हैं, इनके अंदर कितने ऑर्गन्स आ रहे हैं? आपका हार्ट सबसे पहले, हार्ट के साथ लिवर नीचे, स्टमक, इन सारे ऑर्गन्स को, लंग्स को, रिब्स किसके अराउंड है? लंग्स। इन ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन के लिए, इनको एक बचाने के लिए क्या चीज़ अल्लाह ताला ने दे दी? बोन्स, स्केलेटन। अब अगर कोई आपको या इंजरी होती है या कोई आपकी लड़ाई हो जाती है और कोई आपको मारता है तो आपकी हड्डी टूटती है, अब पहले आपका लिवर नहीं टूटता। अगर हड्डी ना होती तो लिवर टूट जाता, लिवर फट जाता। अगर लिवर फट जाता तो लिवर की ऑलमोस्ट 500 फंक्शंस हैं बॉडी में, क्या आप उसके बगैर ज़िंदा रह सकते? बहुत मुश्किल हो जाता है ज़िंदगी का सर्वाइवल। अगर दिल फट जाए, अगर दिल में कोई इस तरह की ज़ोर की ब्लो आए कि पेरिकार्डियम आपका फट जाए, तो क्या आप ज़िंदा रह सकते हैं? खून की पंप करने के बगैर खून की गर्दिश ही नहीं होगी जब आपकी बॉडी में। तो इसलिए प्रोटेक्शन दी स्केलेटन ने हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स को। इंटरनल ऑर्गन्स के लिए एक दूसरा लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं विसरा। तो विसरा की प्रोटेक्शन के लिए। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि मूवमेंट, हमने डिस्कस कर ली ये बात कि मूवमेंट के लिए ज़रूरी है स्केलेटन। फिर पांचवी चीज़ के होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो पिछला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। होम्यो मीन्स सेम, लाइक, रिजेंबलिंग, और स्टेसिस का मतलब कि स्टैटिक, रुका हुआ, ठहरा हुआ, एक इक्विलिब्रियम में। तो अब बोन्स होम्योस्टेसिस में किस तरह से काम देंगी? होम्योस्टेसिस में हम हर चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं, एक इक्विलिब्रियम पे रखते हैं, चाहे वो ऑस्मो रेगुलेशन हो यानी ऑस्मोसिस हो, वाटर और सॉल्ट्स का कंटेंट हो, आयंस का कंटेंट हो, कि बॉडी में इंसान के अंदर कितनी है ये एक एक चीज़, या कितना टेम्परेचर है, क्या पीएच है बॉडी का, कि अंदर किस कदर हीट है, किस कदर कूलिंग है, उस सबको एक जैसा रखना हमेशा, इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। चाहे बाहर का एनवायरनमेंट कितना ही चेंज हो जाए, अंदर का एनवायरनमेंट, बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता। और इसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अब होम्योस्टेसिस और स्केलेटन का क्या ताल्लुक है? स्केलेटन हमने पढ़ा था, बोन के अंदर दो चीज़ें हो रही होती हैं। एक हो रही होती है डिपोजिशन, डिपॉजिट हो रही होती हैं चीज़ें, और एक हो रही होती है रिजॉर्प्शन। रिजॉर्प्शन का मतलब ये है कि बोन यानी हड्डी के अंदर से कैल्शियम
फॉस्फोरस वगैरह को निकाल लिया जाना, और डिपोजिशन का मतलब है इन्हीं चीज़ों को ले जाके डिपॉजिट करना, वहाँ पे हम रख रहे होते हैं। तो होम्योस्टेसिस क्या है कि अगर ब्लड के अंदर यानी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो गया हो तो उसको ले जाके बोन्स में डिपॉजिट करवा दें, अगर कैल्शियम कम हो रहा हो तो रिजॉर्प्शन करवा के वापस ब्लड में कैल्शियम ले आएं। इसी तरह से फॉस्फोरस के लिए भी, और हम फिर यूँ होम्योस्टेसिस यानी कि बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं ब्लड और बोन के दरमियान। तो बोन जो है, स्केलेटन जो है, वो हमें मदद करेगा। होम्योस्टेसिस किस चीज़ की करवाएगा? कैल्शियम और फॉस्फोरस आयंस की, कैल्शियम फॉस्फेट की। फिर छठी चीज़, क्या फंक्शन स्केलेटन का? ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स किस तरह से, हमने कल डिस्कशन जब की बोन्स की तो हमने देखा कि बोन का एक आउटर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, और उसके अंदर स्पंजी बोन होती है। स्पंजी बोन सॉफ्ट बोन होती है, और स्पंजी बोन के अंदर एक चीज़ होती है, एक सेल्स एक तरह के होते हैं, गूदा होता है जो बोन मैरो कहलाता है। बोन मैरो। अब बोन मैरो भी दो तरह का होता है, रेड और येलो। जो येलो बोन मैरो होता है वो एक तरह से डेड हो जाता है। येलो बोन मैरो का फ़ायदा हमें सेल्स बनाने में नहीं होता। जो रेड बोन मैरो होता है ये फ्रेश होता है, इससे सेल्स बनते हैं। अब ब्लड सेल्स कौन से होते हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। तो ख़ास तौर पे रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसीज की प्रोडक्शन हो रही होती है ब्लड सेल्स से, बोन मैरो से। अब जो प्रोडक्शन है आरबीसीज की, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेमेटोपोएसिस। हेमेटोपोएसिस। अब जैसे कि मैंने बताया, जहाँ पे लफ्ज़ रीनल आए वो किडनी को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे लफ्ज़ ऑस्टियो आए वो बोन, रीनल जहाँ होगा वो किडनी, ऑस्टियो जहाँ होगा वो बोन। अब जहाँ पे लफ्ज़ हिमेटो आएगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा ब्लड, किडनी, बोन, ब्लड। ठीक, अच्छा, अब ये हमारी डिस्कशन होगी कि स्केलेटन के फंक्शंस क्या हैं। सपोर्ट के लिए, शेप देने के लिए, प्रोटेक्शन की, विसरस की, मूवमेंट के लिए, होम्योस्टेसिस के लिए, और ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए। अब इसके बाद हम डिस्कशन स्केलेटन की ख़त्म करते हैं और इससे नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि है जॉइंट्स। अब जॉइंट्स क्या है? दो हड्डियों का मजमुआ। जिस जगह पे दो हड्डियां मिले उस चीज़ को हम कहेंगे, उस एरिया को कहेंगे जॉइंट। अब जॉइंट्स बनाने वाली क्या चीज़ें होती हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह के जॉइंट्स होते हैं, उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जॉइंट को आप डिफाइन कैसे करेंगे। दो जॉइंट का मतलब क्या होता है अंग्रेज़ी में? जॉइंट का मतलब होता है जोड़ना। तो जिस जगह पे दो हड्डियां जुड़ रही होंगी बॉडी में उसे हम कहेंगे यहाँ क्या बन गया? एक जॉइंट। तो इसको हम अगर डिफाइन करें तो कैसे बोलेंगे? अ प्लेस वेयर बोन, वो जगह जहाँ पे हड्डी या हड्डियाँ और बोन्स, एक हड्डी किस तरह से होगी कि एक बोन और एक कार्टिलेज के दरमियान में ज्वाइन होगा तो वो एक हड्डी हो जाएगी। और बोन्स तो हमें पता है कि ज़्यादातर दो हड्डियाँ ही होती हैं, ये कहीं कहीं तीन हड्डियाँ भी हो जाती हैं। तो अ प्लेस वेयर बोन और बोन्स एंड कार्टिलेज कम टुगेदर, बोन और बोन्स एंड कार्टिलेज कम टुगेदर इज कॉल्ड अ जॉइंट। वो जगह जहाँ पे बोन या बोन्स और कार्टिलेज मिले उसे हम जॉइंट कहते हैं। अब जॉइंट का फंक्शन क्या है? जॉइंट जो आपका स्केलेटन हम पढ़ चुके हैं उस स्केलेटन को होल्ड करके रखता है, होल्ड द स्केलेटन टुगेदर एंड गिव्स मोबिलिटी। यानी कि जो आपका ढांचा है, जो आपका स्केलेटन है, जो आपकी हड्डियों का टोटल मेकअप है बॉडी के अंदर, उसको जोड़ के रखता है ताकि आप मूव कर सकें। अब मूव करने के लिए अगर एक सॉलिड हड्डी होगी तो क्या वो मूव कर पाएगी? अगर ये यूं दो डंडे चिपके हुए होंगे तो क्या ये मूव कर पाएंगे? लेकिन अगर इनके दरमियान में थोड़ी मोबिलिटी होगी, ऐसा जॉइंट होगा जो इनको मूव कर, एक ऐसी रिलेशन होगी इनके दरमियान जुड़ी हुई कि ये मूव कर सकें, यूं भी यूं भी यूं भी यूं भी, तो वो इसको मोबिलिटी देगा। अगर ऐसे फिक्स हो तो ये चीज़ दो कैसे मूव करेंगी? दो हड्डियाँ। इसी तरह से हड्डियों के दरमियान भी होता है। तो उनको मोबिलिटी देने के लिए, उनकी मूवमेंट अलाउ करने के लिए जॉइंट्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन कैसी होती है। अब जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन यानी कि कितनी तरह के जॉइंट्स होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, ये दो चीज़ों की बेसिस पे होती है। एक हो जाएगी स्ट्रक्चर की बेस पे और एक हो जाएगी मूवमेंट की बेस पे। स्ट्रक्चर की बेस पे और एक हो जाएगी
मूवमेंट की बेस पे। अब स्ट्रक्चर की बेस पे क्या है और मूवमेंट की बेस पे क्या है वो हम देखते हैं। स्ट्रक्चर की बेस पे ये होगा कि एक होते हैं इमूवेबल जॉइंट्स, एक होते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स और एक स्लाइटली मूवेबल। इमूवेबल जॉइंट्स, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, ये हो गई 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। अब हमने ये देखा कि कौन सी तरह की जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन है, ये स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, स्ट्रक्चर की बेस पे कि किस तरह से उनकी बनावट है, बनावट की बेसिस पे, बनावट की बुनियाद पे उसकी क्लासिफिकेशन हुई। इमूवेबल जॉइंट्स, ये वो जॉइंट्स होते हैं जो मूव नहीं कर सकते, जो कि कभी भी मूव नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे सर के अंदर, जो मैंने आपको बताया था, सर में जो जॉइंट्स होते हैं सूचर्स कहते हैं इन बोन्स के दरमियान, ये फ्रंटल थी, पेराइटल थी, एथमोइड, स्फिनोइड, इनके दरमियान जो बोन जॉइंट्स होंगे वो इमूवेबल होंगे। फिर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स वो जो बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं, जैसे कि ये हाथ में एल्बो का जो जॉइंट है कोहनी में, शोल्डर जॉइंट, ये कितने आसानी से मूव करे, तो ये शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, ये सारे मोस्टली जॉइंट्स फ्रीली मूवेबल। और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स जैसे कि आपके वर्टिब्रल कॉलम में, यानी कि ये जो वर्टिब्रा है इसमें जो जॉइंट्स हैं ये थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, बहुत स्लाइट सी, बहुत हल्की सी मूवमेंट होती है। तो ये डिस्कशन हो गई जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि बनावट की बुनियाद पे जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन, जॉइंट्स की तादाद किस तरह के होते हैं। अच्छा जी, अब स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। अब मूवमेंट की बेसिस पे कि कौन सा जॉइंट किस तरह से मूव करता है, इसकी बेसिस पे कितनी तरह के जॉइंट्स हैं, इसकी बेसिस पे भी 3 तरह के जॉइंट्स हैं, फिब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। फिब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल जॉइंट्स हैं हमारे पास। अब फिब्रस जॉइंट्स कौन से होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके स्कल में, क्योंकि ये इमूवेबल। अब फिब्रस जॉइंट्स इमूवेबल होते हैं, स्कल में प्रेजेंट होंगे, टीथ में प्रेजेंट होंगे और ये मूव नहीं करते हैं। अच्छा, अब कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, जिनके दरम्यान में कार्टिलेज, इनके दरम्यान में टफ फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, सह किस्म के ऐसे धागे या ऐसे टिश्यूज जो इन्हें जोड़ रहे होंगे कि वो मूव नहीं कर पाएंगे, फाइब्रस जॉइंट्स। अब कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के दरमियान का होगा कार्टिलेज होगा। कार्टिलेज हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि एक सॉफ्ट बोन जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो हैं ये किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं, ये 2 वर्टेब्रा के दरमियान प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आपकी बॉडी में जितनी भी वर्टेब्रल कॉलम में वर्टेब्रास हैं, इनके दरमियान जो जॉइंट है दैट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट। और ये कौन सा जॉइंट है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो वर्टेब्रास के बीच में जॉइंट होता है वो स्लाइटली मूवेबल होता है, थोड़ी बहुत मूवमेंट हो सकती है। इसके अलावा जो है ये जॉइंट आपका प्यूबिक सिम्फिसिस में होता है, प्यूबिक सिम्फिसिस, यानी कि आपकी हिप बोन है, ये हिप बोन के आगे जहाँ पे ये दोनों हिप बोन मिल रही होती है फ्रंट पे, यहाँ पे एक प्यूबिक सिम्फिसिस बन रहा होता है। यहाँ पे जो जॉइंट है आगे हिप बोन के दरमियान में, ये आपकी टांग की हड्डी फीमर और ये हिप बोन, और हिप बोन के आगे जो जॉइंट बन रहा है ये प्यूबिक सिम्फिसिस, ये एक कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। अब उसके बाद बारी आती है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट्स फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, आपकी बॉडी में ज़्यादातर जो जॉइंट्स हैं वो साइनोवियल जॉइंट्स हैं। साइनोवियल जॉइंट्स में क्या होता है कि एक कैविटी होती है, यानी कि ये एक बोन, ये दूसरी बोन और इनके दरमियान में एक कैविटी होगी जिसमें कि फ्लूइड होगा। अब कैविटी के अंदर, यानी कि एक कैविटी ऐसे कह लें कि एक खाली जगह, उसके दरमियान में फ्लूइड क्यों होगा, ताकि ये उन जगहों पे होते हैं जहाँ पे बहुत फ्री मूवमेंट होती है। अब जब 2 चीज़ों ने मूव करना है, हर वक्त 2 चीज़ों ने हर वक्त रगड़ना है, जैसे ये 2 हड्डियाँ इन्होंने हर वक्त रगड़ना है, तो क्या प्रोड्यूस होगी, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं फ्रिक्शन, इतनी फ्रिक्शन होगी कि हड्डी घिस जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि हड्डी घिसे, ल्यूब्रिकेशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई चीज़ उनके दरमियान गिलाहट हो। तो उस गिलाहट के लिए साइनोवियल जॉइंट्स में के बीच में, 2 हड्डियों के बीच में एक फ्लूइड होता है, या उसे कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। और बाहर अब फ्लूइड को कंटेन करने के लिए क्या चीज़ होती है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर। कैप्सूल क्या होता है, कोई भी टिश्यू, थिक मास ऑफ टिश्यूज सेल से बने होते हैं, तो सेल्स की इस तरह की अरेंजमेंट टिश्यूज़ की कि जो है वो इसको कन्फाइन कर ले, इसको रोक ले अपने अंदर।
और ये क्या होता है, साइनोवियल कैप्सूल। वो साइनोवियल जॉइंट और साइनोवियल कैप्सूल, साइनोवियल कैप्सूल, साइनोवियल जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड, और इन हड्डियों के ऊपर एक मेम्ब्रेन होगी, साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो ये साइनोवियल जॉइंट बन जाएगा जो कि फ्रीली मूवेबल है। अब साइनोवियल जॉइंट्स की भी बहुत सी टाइप्स हैं जिन्हें हम मुख्तसरन नाम बता देते हैं, जिनके हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, हिंज, बॉल एंड सॉकेट। फिर उसके बाद आपका इलिप्सॉइड के बाद पिवट, ग्लाइडिंग और सैडल, ठीक है। ये हो गई कुछ जॉइंट्स की टाइप्स, साइनोवियल जॉइंट्स की, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की। अब हम देखते हैं हिंज जॉइंट्स कहाँ होते हैं। हिंज जॉइंट्स आपकी, मैं इनकी लोकेशंस बताती जाती हूँ। हिंज जॉइंट होता है एल्बो में और नी में। जो नी जॉइंट है, जो इसमें बाय डायरेक्शनल यानी कि दो प्लेन्स में दो तरह से मूवमेंट होती है, ऐसे और ऐसे, तो ये हिंज जॉइंट है। जैसे दरवाजे की मूवमेंट होती है, दरवाजे में जो चिटखनी लगी होती है उसे हिंज कहते हैं। तो उस हिंज मूवमेंट को, ऐसे और ऐसे मूवमेंट को, ये टांग में भी इसी तरह से मूवमेंट होती है, आगे और पीछे। तो नी और यानी कि घुटने और कोहनी का जो जॉइंट है वो हिंज जॉइंट। उसके बाद जो अगला जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एक बॉल हो और उस बॉल को रखने के लिए एक सॉकेट हो। सॉकेट क्या होता है कि कोई भी खाली जगह जहाँ कोई, जैसे ये आई सॉकेट है, इसके अंदर आई बॉल रखा हुआ है, या आपका प्लग वाला सॉकेट होता है उसमें प्लग लग जाता है चार्जर का। इसी तरह से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है, एक बॉल हो जहाँ और एक सॉकेट हो जो उसको रख सके अपने अंदर। तो इस तरह की बोन्स कहाँ पर होती हैं, ये अगर सोचा जाए, देखा जाए, तो ऐसी बोन आपके बॉडी में, आपके दिमाग में कहाँ आ रही है, जहाँ पे एक कोई गोला हो और वो गोला यूँ फिक्स हो जाए, तो ये शोल्डर बोन, ह्यूमरस का गोला, बॉल ह्यूमरस की होती है और सॉकेट किस में होगा, आपके और इस स्कैपुला के अंदर, तो वो फिक्स हो जाता है और एक जॉइंट बन जाता है। तो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया शोल्डर में। दूसरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हिप बोन में। हिप बोन में क्या होता है कि ये देखिए, ये फीमर और ये हिप बोन, तो फीमर का गोला और हिप बोन में सॉकेट होता है, वो उसमें जाके फिक्स हो जाता है और मूव कर सकता है। और इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में आप हर तरह की रोटेशन मूवमेंट कर सकते हैं, हर तरह की मूवमेंट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। मैं यूँ भी कर सकती हूँ अपने हाथ को, मैं यूँ घुमा भी सकती हूँ, मैं पीछे भी कर सकती हूँ। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के मूवमेंट की वजह से हो रहा है। फिर है एलिप्सॉइड जॉइंट। एलिप्सॉइड जॉइंट कौन सा है, एलिप्स का मतलब ही है गोल शक्ल। तो एलिप्सॉइड जॉइंट दो वर्टिब्रा, स्कल और वर्टिब्रा के दरमियान प्रेजेंट होता है। जो आपकी पहली वर्टिब्रा है जिसका नाम क्या है, एटलस, स्कल और एटलस के दरमियान, यानी कि ये आपका स्कल है और ये एटलस पहली वर्टिब्रा, इनके दरमियान जो जॉइंट होगा ये एलिप्सॉइड जॉइंट। उसके बाद पिवट जॉइंट, पहली और दूसरी वर्टिब्रा यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टिब्रा जो कि हैं एटलस और एक्सिस के दरमियान। अब पिवट क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जिसके अराउंड कुछ घूमे, जैसे ये है, इसके अराउंड कुछ घूम सके। तो सेकेंड वर्टिब्रा में एक डंडा सा होता है ऊपर की तरफ निकला हुआ, और फर्स्ट वर्टिब्रा उसको थोड़ी सी जगह दे देती है, उसमें उसको रखने की यूँ जगह होती है, तो ये इसमें यूँ घूम सकता है, इसीलिए हम अपना सर यूँ हिला सकते हैं। तो ये पिवट जॉइंट हो गया। अब उसके बाद है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइड का मतलब है किसी चीज़ का किसी चीज़ के ऊपर से गुजरना, यूँ सिर्फ, या प्लेन जॉइंट भी इसे कहते हैं। तो जब दो चीज़ें किसी के ऊपर से सिर्फ गुजरे ग्लाइडिंग जॉइंट में, तो इस तरह के जॉइंट आपकी बॉडी में आपके बाकी जितने भी वर्टिब्रा हैं, क्योंकि पहली वर्टिब्रा और स्कल के दरमियान है एलिप्सॉइड जॉइंट, दोनों नीचे वाली वर्टिब्रास फर्स्ट और सेकंड के दरमियान पिवट जॉइंट, और बाकी जितनी भी वर्टिब्रास हैं उनके दरमियान है ग्लाइडिंग जॉइंट, कि वो एक दूसरे के ऊपर से सिर्फ यूँ होती हैं, कोई खास मूवमेंट इसमें नहीं होती। और फिर सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट कौन सा जॉइंट है, जो कि आपके थंब में होता है और इसमें राइट एंगल पे मूवमेंट होती है। जो थंब का जॉइंट है ये सैडल जॉइंट है। सैडल जो घोड़े की वो चढ़ने वाली चीज़ होती है, उस शेप को कहते हैं सैडल। तो ये हमारे हो गए जॉइंट। सबसे पहले हमने देखा जॉइंट्स होते क्या हैं, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन और मूवमेंट की बेसिस पे क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में इमूवेबल, फ्रीली मूवेबल और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हमने देखा कि ये कहाँ कहाँ होते हैं। फिर हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स ऑन बेसिस ऑफ मूवमेंट के हिसाब से फिब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। फिर हमने साइनोवियल जॉइंट्स की टाइप्स देखी, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट, इलिप्सॉइड, पिवट, ग्लाइडिंग और सैडल जॉइंट्स। फिर हमने ये देखा कि हर ये जॉइंट किस जगह पे मौजूद होता है। अब हमारी जॉइंट्स की ये डिस्कशन हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि स्केलेटन, जॉइंट्स, इन सब चीज़ों की क्या
डिसऑर्डर्स होते हैं। डिसऑर्डर एक चीज़ होती है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है कि कोई चीज़ रेगुलरली तरीके से अपने निज़ाम से ठीक चल रही है। अगर ऑर्डर के साथ लफ्ज़ डिस आ गया तो इसका मतलब है कि वो चीज़ ठीक से काम नहीं कर रही, उसमें कोई ख़राबी आ गई है, तो अब हम उसकी ख़राबी पढ़ेंगे। अब आप देखें जैसे एक लफ्ज़ होता है डिस्टर्ब, तो टर्बुलेंस के ख़राब होना, यानी कि कोई चीज़ ख़राब हो गई तो लफ्ज़ डिस्टर्ब आ गया। डिसबैलेंस, किसी चीज़ का बैलेंस ख़राब हो गया तो डिस लफ्ज़ आ गया। तो इसी तरह से जब किसी चीज़ का यानी कि ऑर्डर ख़राब हो गया, अब क्या चीज़ है, स्केलेटन का ऑर्डर, उसका काम, उसकी फंक्शनिंग, तो उसे हमने कह दिया डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन एंड जॉइंट। इसमें कुछ हैं जो सिर्फ जॉइंट्स के भी हैं, तो हम यही पढ़ लेते हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन एंड जॉइंट्स। अच्छा जी, अब डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन एंड जॉइंट्स में हम कुछ मेन हैं, लेकिन इसमें भी कैटेगरी वाइज पढ़ लेते हैं कि किस बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करें, किस तरह से डिवाइड करें। कुछ डिजीज़ेस, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि जेनेटिक होते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि हार्मोनल होते हैं, और कुछ डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि आपने डाइट ठीक नहीं ली तो डाइट की बेसिस पे कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, या आपकी ईटिंग हैबिट, आपकी ईटिंग जो हैबिट्स हैं उसकी बेसिस पे न्यूट्रिशनल डिजीज़ेस होती हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं। जो डाइट की बेसिस पे हो तो हम उन्हें कहेंगे कि ये न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हैं। अगर आप ठीक से खा रहे हैं तो वो मर्ज़ ठीक हो जाएगा, अगर आप ठीक से नहीं खा रहे तो वो मसला रहेगा, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जेनेटिक कौन कौन से होते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाएंगे आपके पास, सबसे पहले क्लेफ्ट पैलेट, फिर माइक्रोसेफेली, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब क्या है कि क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है? क्लेफ्ट का मतलब होता है कोई भी तोड़ दो चीज़ों के दरमियान में, या शिगाफ, जैसे कि एक गार है और गार के दरमियान में बल्कि गार जो है दो पहाड़ों के दरमियान में एक सुराख है, एक खाली जगह है, तो एक उस एम्प्टी जगह को, खाली जगह को, या एक शिगाफ को, या एक किसी दो चीज़ों के दरमियान में तोड़ को हम कहेंगे क्लेफ्ट। और पैलेट जो हमारा तालू होता है, यानी कि मुंह के ऊपर वाला हिस्सा, इसे पैलेट कहा जाता है। अब पैलेट के भी दो हिस्से होते हैं, जो आगे को होता है, अगर आप अपनी ज़ुबान से ऊपर टच करके देखें तो आगे का हिस्सा सख्त है, उसे हार्ड पैलेट कहते हैं, और जो पीछे गले की हलक की तरफ का हिस्सा है वो सॉफ्ट है, उसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। खैर, तो ये क्लेफ्ट पैलेट क्या है कि क्लेफ्ट पैलेट, पैलेट में क्लेफ्ट, इस तालू में कोई सुराख। ये क्यों होता है? कल हमने बोन्स पढ़ी थी जब हम स्केलेटन पढ़ रहे थे कि ये बोन है मैग्जिला, और पीछे की तरफ एक हॉर्नी सी एक निकली हुई बोन होती है पैलेटाइन बोन। तो जब मैग्जिला और पैलेटाइन बोन की फ्यूजन यानी उनका मिलाप नहीं हो पाता तो क्या होता है कि आपका सुराख एक रह जाता है, एक क्लेफ्ट रह जाता है। अगर वो फ्यूज़ कर जाए दोनों तरफ से, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, एम्ब्रियो होता है, उसकी पैदाइश नहीं हुई होती, तो सब हड्डियाँ जुड़ रही होती हैं। जब ये हड्डियाँ अगर जुड़ जाए तो ठीक, अगर ना जुड़े तो सही तालू नहीं बन पाएगा और तालू में एक सुराख होगा। जब तालू में सुराख होगा तो क्या होगा कि अब अगर बच्चे ने खाना खाया है तो वो उसके लंग्स की तरफ जा सकता है, क्योंकि ऊपर सुराख है, ऊपर क्या है, नाक है, नेज़ल कैविटी है, और नाक से हम सांस लेते हैं जो कि ट्रेकिया, और फिर ट्रेकिया से लंग्स के साथ कनेक्शन है। तो वो अब जब खाना ऊपर से, तालू बंद नहीं है, तो खाना ऊपर नाक के हिस्से में जाके ट्रेकिया के थ्रू लंग्स में जा सकता है, और लंग्स में अगर कोई चीज़ चली जाए तो क्या हो जाएगा, कोई खाने का पार्टिकल या पानी चला जाए तो उसे हम कहते हैं एस्पायरेशन नमूनिया। तो नमूनिया तो होगा मगर एस्पायरेशन नमूनिया हो जाएगा ये। अब इसके अलावा माइक्रोसेफेली क्या जेनेटिक डिसऑर्डर है? अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स कौन से होते थे? वो डिसऑर्डर जो कि पैदाइशी तौर पे प्रेजेंट होते हैं, या पैदाइशी तौर पे पहले प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं, और एक वक्त आने पे जाहिर होते हैं। लेकिन क्लेफ्ट पैलेट, जो बच्चा जब पैदा होता है तो ही उसका पैलेट नहीं होता। फिर क्लेफ्ट पैलेट का इलाज ये है कि सर्जरी करके उसको जोड़ा जाए। अब अगला है माइक्रोसेफेली। माइक्रो लफ्ज़ का मतलब होता है स्मॉल, और सिफेलिक लफ्ज़ सर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो होता है सिफेलिक, और जो नीचे के लिए या पीछे के लिए कॉडल लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली कॉडल लफ्ज़ टेल को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इंसानों में तो टेल होती नहीं है, तो ये ऊपर के लिए या आगे के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं वो सिफेलिक, और नीचे के लिए कॉडल। ठीक है, तो ये दो अल्फाज। अब माइक्रोसेफेली, माइक्रोसेफेली का मतलब कि छोटा सर।
अब बच्चे की पैदाइश के वक्त उसका सर छोटा रह जाए, उसकी प्रोडक्शन सही ना हो, या माँ ने खुराक सही नहीं ली, या डिफरेंट कॉजेज़, डिफरेंट रीजंस, वजूहात हो सकती हैं, लेकिन असल बेसिस इसकी क्या है, जेनेटिक बेस की पे क्लेफ्ट पैलेट, माइक्रोसेफेली और आर्थराइटिस। अब जहाँ पे भी लफ्ज़ टिस आ जाए किसी भी बीमारी में, TIS, इसका मतलब है कि वो कोई इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, या कोई इन्फेक्शन है। ठीक, तो इससे अब सिंपल लफ्ज़ों में कह लें कि एक तरह से हड्डियों का इन्फेक्शन या हड्डियों की इन्फ्लेमेशन। इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी, इन्फ्लेमेटरी और डीजेनरेटिव डिजीज दैट इफेक्ट्स जॉइंट्स। इन्फ्लेमेटरी या डीजेनरेटिव, डीजेनरेट मतलब तोड़ने वाला, ख़राब करने वाला, या वहाँ पे इन्फेक्शन करने वाला, उसे स्वेल कराने वाला जो डिज़ीज़ है जॉइंट्स को, उसे आर्थराइटिस कहते हैं। अक्सर लोगों को हो जाता है आर्थराइटिस, लेकिन कुछ को एज के हिसाब से होता है, मगर कुछ को जेनेटिकली होता है। फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस भी आर्थराइटिस ही है, लेकिन ये क्रोनिक कंडीशन है। दो तरह की डिजीज़ होती है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट मतलब कि अभी मुझे 2 दिन पहले से ये दर्द शुरू हुई है, क्रोनिक मतलब ज़माना अरसा दराज से मुझे ये दर्द है। तो जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है ये भी जेनेटिक है। फिर एक आर्थराइटिस की एक और टाइप होती है, एक और किस्म होती है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि आपकी मुदाफ़ियत के निज़ाम का आपके अगेंस्ट, आपके ख़िलाफ़ काम करने से र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक, एक होता है गाउटी आर्थराइटिस। अब गाउटी आर्थराइटिस में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आपके जॉइंट्स में, बोन्स के दरमियान आके जमना शुरू हो जाते हैं, तो वो गाउटी आर्थराइटिस हो गया। ये हमने कवर कर लिए जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन। फिर आते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ऑस्टियो लफ्ज़ जहाँ पे आएगा वो बोन को रिप्रेजेंट करेगा, और पोरोसिस लफ्ज़ जहाँ आएगा तो पोर ये बता रहे हैं, यानी कि बोन में पोर बन गया। अब बोन में पोर बनने का क्या मतलब है, ये एक बोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, आधी बोन है यहाँ पे। ठीक, तो अब बोन के अंदर यूँ छोटे 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 सुराख होते हैं, छोटे से होते हैं, बहुत करीब करीब होते हैं, जो अंदर स्पंजी बोन है, कॉम्पैक्ट बोन जो बाहर से दिख रही होती है, और हमने पढ़ा था कि स्पंजी बोन के अंदर ट्रेबिक्यूली होती है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि आपकी बोन से कैल्शियम बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो बोन बनी इस कैल्शियम और फास्फोरस से, जब कैल्शियम बाहर निकलना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा, नॉर्मल अमाउंट में नहीं, तो क्या होगा कि ये सुराख इतने बड़े बड़े होने शुरू हो जाएंगे इनके दरमियान, यानी कि बोन ब्रिटल हो गई, बोन सॉफ्ट हो गई, बोन हार्ड नहीं रही। अब उसके दरमियान उसकी जब वो सुराख बड़े हो जाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी रेजिलियंस, उसकी ताकत कम हो गई। अब हड्डी टूटने का चांस ज़्यादा है। वो हड्डी जिसमें छोटी 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 यानी कि करीब करीब पार्टिकल्स हो और ज़्यादा कैल्शियम हो, या वो हड्डी जिसमें कम हो, कौन सी टूटने के चांसेस है, जिसमें कैल्शियम कम हो वो टूटेगी हड्डी। तो अब ऑस्टियोपोरोसिस खास तौर पे उन वुमेन में जो कि मीनोपॉजल हैं, मीनोपॉजल यानी कि जिनमें मेंसेस ख़त्म होने वाला है, जिनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की एज ख़त्म हो रही है, जैसे कि 45 और इससे ऑनवर्ड्स की जो वुमेन होती हैं, 45 से 52 या 50 की जो रेंज में औरतें होती हैं, और या 40 साल में तो खैर नहीं, 48 साल या 45 साल से ऊपर ही मीनोपॉज शुरू होता है। तो वो औरतें ज़्यादा प्रोन होती हैं, ज़्यादा उनमें ये उनमें ये हो रहा होता है प्रोसेस कि उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस हो, क्योंकि उनमें हार्मोन एस्ट्रोजन जो है वो कम होता है। जब आप मीनोपॉजल हैं, आपका डेली मंथली साइकिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल काम नहीं कर रहा, तो एस्ट्रोजन कम है। जब एस्ट्रोजन के लेवल्स कम है तो एस्ट्रोजन हार्मोन का एक काम होता था कि ये कैल्शियम के लेवल को ज़्यादा करे और बोन में ले जाए। अब जब एस्ट्रोजन कम तो कैल्शियम कम, कैल्शियम कम तो बोन्स में डिपोजिशन कम, बोन में डिपोजिशन कम तो पोर्स बन जाएंगे, पोर्स बनेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसका इलाज क्या होगा कि हम HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, या ERT, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी का इस्तेमाल करें। अब बाहर से हम बॉडी में इंसान को, औरत को कहें कि भैया आप एस्ट्रोजन खाओ, दूध पियो, दही खाओ, कैल्शियम वाली चीज़ें खाओ। फिर डाइट या न्यूट्रिशनल बिहेवियर्स के ऊपर, अब ये कौन से डिजीज़ होंगे, इसमें 2 बड़े फेमस, बड़े मशहूर किस्म के डिजीज़ हैं न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन में, ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स।
बच्चों में अगर होगा तो रिकेट्स कहलाएगा, ठीक है, और अगर एडल्ट्स में होगा तो ऑस्टियोमलेशिया कहलाएगा। अगर आप कम विटामिन डी नहीं ले रहे, कैल्शियम नहीं ले रहे, डाइट में फॉस्फोरस का इंटेक नहीं है, दूध दही नहीं खाते, अंडे कम खाते हैं, इस तरह की चीज़ें जो आपको कैल्शियम कंटेंट दे वो कम खाते, तो आप प्रोन है कि आपको न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हो जाए, न्यूट्रिशनल बीमारी हो जाए स्केलेटन की। ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स। ऑस्टियो फिर वही, ऑस्टियो का मतलब है बोन, और मैल जहाँ पे लफ्ज़ आए मैल, जैसे मैल एरिया यानी कि मलेरिया जो मरीज जो हमें डिजीज़ हो जाता है मर्स मच्छर के काटने से, उसमें मैल का मतलब होता है बैड, एरिया का मतलब एयर। या अगर मैल न्यूट्रिशन की बात करें तो मैल का मतलब बुरी और न्यूट्रिशन का मतलब ग़िज़ा। तो मैल एशिया क्या होगा कि बुरी आपकी ऑस्टियोमलेशिया यानी कि बुरी बोन्स ठीक नहीं रही, ख़राब हो चुकी हैं। अब ख़राब बोन्स का मतलब क्या है, किस तरह से होती है? अगर आप क्या नहीं ले रहे, कैल्शियम की डिपोजिशन नहीं हो रही, तो आपकी बॉडी की बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगी। जब कैल्शियम डिपोजिशन नहीं हो रही, बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगी, तो क्या एक डंडा है, एक जो आपकी टांगे हैं, उस पर अगर एक टेबल जो डंडे पे खड़ा हुआ है अगर वो मजबूत लकड़ी का ना बना हो तो क्या वो खड़ा हो सकता है? वो बेंड कर जाएगा, टूट जाएगा। तो इसी तरह से हड्डी, आपकी टांगे या आपका हिप बोन का रीजन जिसपे आपकी पूरी बॉडी का वजन है, जिससे आप अपने जिस्म का वजन उठाते हैं, वो एरियाज आपके बेंड कर जाएंगे। ऑस्टियोमलेशिया में ये होगा। रिकेट्स में क्या है? विटामिन डी की कमी है। ऑस्टियोमलेशिया में कैल्शियम की कमी ज़्यादातर होती है। विटामिन डी की कमी से बच्चे पैदाइशी तौर पे रिकेट्स होता है उनमें, छोटे बच्चों का कुछ पेट बहुत बाहर को निकला होता है, उनकी जो ये वाली बोन्स है ये बेंड करती हैं, वो बो कर रहे होते हैं, यानी कि झुक रहे होते हैं, मुड़ होते हैं, उनका पेट अजीब तरह से यूं करके बाहर को निकला होता है, छोटे बच्चों का बहुत काफ़ी ज़्यादा बाहर निकला होता है, और बाकी वो ऊपर से सीधे होंगे, और उनकी कुछ कुछ हड्डियाँ मुड़ी होंगी, हाथ में उंगलियों में ख़ास तौर पे दिखेगा ये चीज़, तो उनको होता है रिकेट्स। इसके अलावा कुछ और भी बीमारियां हैं जिन्हें हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि डिस्क स्लिप, जैसे कि शियाटिका, जैसे कि स्पॉन्डोलाइसिस। डिस्क स्लिप क्या है कि दो वर्टिब्रा के दरमियान, आपकी जो दो रीढ़ की हड्डियां हैं उनके दरमियान एक डिस्क होती है, अगर वो स्लिप हो जाए तो उसे हम कहते हैं कि डिस्क का हर्निया हो गया। जब डिस्क स्लिप हो जाएगी तो शदीद तकलीफ होती है। अब हड्डियों के दो वर्टिब्रा, ये एक वर्टिब्रा और ये दूसरी, इनके दरमियान में एक कुशन है जिसे हम कहते हैं डिस्क। तो जब ये डिस्क अगर या कंप्रेस होके बाहर को बल्ज आउट कर जाए तो बहुत तकलीफदेह अमल होता है, जिसे हम कहते हैं डिस्क स्लिप। तो झुकने से, शदीद वज़न उठाने से, इस तरह के किसी अमल से डिस्क स्लिप हो जाती है, डिसलोकेट हो जाती है। अब शियाटिका क्या है? शियाटिका ये है कि शियाटिक नर्व, आपकी बॉडी की सबसे जो बड़ी लंबी नर्व है वो है शियाटिक नर्व, टांगों को सप्लाई करती है, बैक रीजन से निकलती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से। तो अगर वो नर्व, शियाटिक नर्व या उस नर्व की कोई ब्रांच कंप्रेस हो जाए, प्रेस हो जाए, तो जिन जिन इलाकों को वो सप्लाई कर रही है, जिन इलाकों को जाकर उसने इनर्वेशन देनी होती है, क्योंकि वो नर्व है, हिस्से सलाहियत देनी होती है, हिस्स देनी होती है, वो जगहें अब उससे इनर्वेट नहीं होंगी। तो शियाटिक नर्व क्या करेगी? कंप्रेस हो चुकी है, अब वो काम नहीं करी, और इसकी रीज़न क्या है कि शियाटिका हो गया है, मर्स को कहेंगे शियाटिका, डिस्क स्लिप की वजह से, यानी कि हर्निया हो गया, डिस्क निकल गई है, तो यहाँ से नर्व भी निकल के जाती है। अब डिस्क स्लिप की वजह से ये नर्व कंप्रेस हो रही है, तो प्रेस होने की वजह से, या एक्सीडेंट हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहा है, खुशदार के रास्ते पे कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, अक्सर मरीजों को शियाटिका हो जाता है क्योंकि उनकी डिस्क रीढ़ की हड्डी पे चोट लगने की वजह से एक्सीडेंट में शियाटिक नर्व कंप्रेस होना शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद टांगों को ज़्यादातर सप्लाई करेंगे तो टांगों की सेंसेशन, यानी कि उनकी सलाहियत चली जाती है, चल नहीं पाते कुछ लोग। इसका कुछ हद तक तो इलाज मुमकिन है, लेकिन उसके बाद मुमकिन नहीं है। स्पॉन्डिलोसिस क्या चीज़ है? स्पॉन्डाइलोसिस जो है इमोबिलिटी ऑफ वर्टिब्रा। अगर आपकी वर्टिब्रा जो है वो मूव ही ना कर सके तो ऐसा डिजीज़ हो जाता है कि उनके दरमियान से डिस्क बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और अब डिस्क जब नहीं होगी तो मूवमेंट नहीं हो पाएगी। डिस्क की भी डिजीज़ हो सकती है, या कुछ ऐसा चीज़ कि जो दो वर्टिब्रा है उनकी मोबिलिटी यानी कि उनके मूव करने का अमल ना हो पाए, तो उस मर्स को हम कहेंगे स्पॉन्डाइलोसिस। अब इसके बाद हमने जब डिसऑर्डर्स पढ़ लिए, एक और चीज़ जो एक्सीडेंट्स में बहुत कॉमन होती है वो क्या होगी? फ्रैक्चर्स। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ
तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी टूट जाए। हड्डी के टूटने को हम कहते हैं फ्रैक्चर, ब्रोकन बोन को हम कहते हैं फ्रैक्चर। ठीक, अब फ्रैक्चर हो तो गया, इसका इलाज कैसे करें? इसका ट्रीटमेंट के लिए दो तरीके हैं। आप पहले करते हैं, दो चीज़ें करते हैं। पहले आप करते हैं रिडक्शन, यानी कि उसको रिड्यूस करते हैं, वापस ठीक करते हैं, और फिर रीअलाइन। अलाइन का मतलब कि उसको असेंबल करते हैं, एक अलाइनमेंट में, एक ऑर्डर में लाते हैं। रिडक्शन दो तरह की होती है, ओपन और क्लोज्ड। ओपन रिडक्शन क्या है कि हड्डी टूटी है, लेकिन आपने क्लोज रिडक्शन क्या है कि हड्डी टूटी है मगर जिस्म से बाहर नहीं निकली, हमने एक्सटर्नली ही, जैसे अगर ये हड्डी टूट गई है, हमने इसे एक्सटर्नली डॉक्टर ने फिक्स कर दिया। लेकिन ओपन रिडक्शन ये है कि ये हड्डी ऑपरेशन के बगैर जुड़ नहीं सकती, जब डॉक्टर कहता है। तो ऑपरेशन किया, यानी कि आपने उस जगह को खोला, तो ओपन रिडक्शन। और फिर क्लोज रिडक्शन, रीअलाइनमेंट की रिडक्शन करने के बाद आपने उसको रीअलाइन करके, यानी कि ये हड्डी यूँ, ये हड्डी का ये टुकड़ा यूँ टूट गया था, ये यूँ हो गई थी, अब हमने उसको वापस रीअलाइन कर दिया, यूँ जोड़ दिया, सीधा कर दिया, तो इसे कहेंगे रीअलाइनमेंट। जब डॉक्टर ने रीअलाइनमेंट कर दी, उसके बाद हीलिंग कैसे होगी? हीलिंग या रिपेयर ऑफ बोन, ये कैसे होगा? इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। हीमाटोमा फॉर्मेशन, कैलस फॉर्मेशन, बोनी कैलस फॉर्मेशन, और फिर रीमॉडलिंग। सबसे पहले क्या होगा, जब चोट लगी, हड्डी टूटी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून जमा हो जाएगा। खून जमा हो जाने को उसे कहते हैं हीमाटोमा। ठीक है, तो उस हीमाटोमा बन जाएगा, जब वो खून जमा होकर जम जाएगा, वो हीमाटोमा बन जाएगा। उसके बाद कैलस फॉर्मेशन, यानी कि उस जगह पे हल्की सी कुछ कार्टिलेज का स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा आहिस्ता आहिस्ता। अब जब बोन रिपेयर हो रही है, हीमाटोमा साफ क्लियर आउट होगा, सेल्स आएंगे, हीमाटोमा को रिमूव करेंगे, और कुछ ऐसे सेल्स जो कि खाने वाले सेल्स होते हैं, अपने सेल के चैप्टर में पढ़ा होगा, जिनके अंदर लाइसोसोम्स और इस तरह की हाइड्रोलिसिस वाले एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद जब कैलस फॉर्मेशन हो जाएगी, तो ये 3 से 4 वीक्स के हफ्ते में होगी, और इस वाले सेकेंड स्टेज में, कैलस फॉर्मेशन के स्टेज में, फिब्रोब्लास्ट जो है वो माइग्रेट करके, यानी वो हिजरत करके यहाँ पे आएंगे। उसके बाद बोनी कैलस, अब ये कार्टिलेज वाला स्ट्रक्चर पहले बना है। पहले हमने पढ़ा था कि कल भी, कि जब एम्ब्रियो होता है, बच्चा पैदा नहीं हुआ होता, तो वो कार्टिलेज का स्ट्रक्चर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोन उसको रिप्लेस करती जाती है, उसकी जगह पे आती जाती है। तो कैलस और फिर बोनी कैलस फॉर्मेशन, यानी कि अब और भी फिब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट और जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं वो आके यहाँ प्रेजेंट होते जाएंगे। 2 से 3 महीने तक ये अमल जारी रहेगा। तो फिर 2 से 3 महीने में तकरीबन बोन की फॉर्मेशन होगी, और फिर उसके बाद जब बोन बन जाएगी तो उसकी रीमॉडलिंग होगी। अब रीमॉडलिंग क्या है? एक हड्डी है, जो अगर हाथ की हड्डी है तो उसकी शक्ल कुछ यूं करके, उस हड्डी की यूं है वो, तो उस हड्डी की शक्ल यूं नहीं होगी, पहले उसमें इधर इधर भी सेल्स होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल्स आए। तो फिर उन सेल्स की डिसोल्यूशन, यानी कि उन सेल्स को डिसॉल्व करना, उनको खाया जाएगा, और जिस शक्ल की वो हड्डी थी उसी शक्ल की बनाई जाएगी, उसकी शेप ठीक की जाएगी। तो ये रीमॉडलिंग में होता है। अब अगर आपके घर पे को बच्चा सीढ़ियों पे चढ़ रहा था और गिर गया और उसको फ्रैक्चर हो गया, तो हम क्या फर्स्ट एड देंगे, किस तरह से उसे फ़ौरन डील करेंगे? सबसे पहले तो अगर उसे कोई ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने उस ब्लीडिंग को रोकना है। हाँ, कोई स्टेराइल कपड़ा, यानी कि कोई साफ़ स्पिरिट या अल्कोहल का स्वैब लेके आपने उस जगह को साफ़ करना है, ब्लीडिंग को रोकना है, हल्की सी पट्टी कर देनी है। आपने खुद से रीअलाइन करने की कोशिश या रिड्यूस करने की कोशिश नहीं करनी कि हड्डी टूटी है, मैं इसको खुद से फंसाऊँ, ये 2 हिस्से अलग हो गए, मैं इनको जोड़ूँ, ये आपने नहीं करना। आपने उस पर एक बैंडेज बांध देना है, आपने उस चीज़ की मोबिलिटी रोकनी है। अब आपने उस बच्चे को फ्रैक्चर हो गया, आपने उसकी मोबिलिटी रोकनी है कि अब वो हड्डियाँ टूटी हुई हैं तो वो मूव बच्चा ना करे, वो बच्चा हिले ना, या वो जहाँ पे भी हड्डी टूटी है उस जगह को इस्तेमाल ना किया जाए। चौथा, आप घर पे ये कर सकते हैं कि आप आइस बैग्स लगाएं जब तक कि उसे आप हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। ये कुछ बेसिक फर्स्ट एड की चीज़ें हैं कि आपको ये करना है और ये नहीं करना फ्रैक्चर में। तो हमारी डिस्कशन होगी, फ्रैक्चर हमने पढ़ा क्या होता है, ब्रोकन बोन, उसका ट्रीटमेंट रिडक्शन और रीअलाइनमेंट हो सकता है। रिडक्शन ओपन और क्लोज रिडक्शन होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हीलिंग कैसे होगी। 4 स्टेप्स होंगे, हीमाटोमा बनेगा, कैलस बनेगा जो कि कार्टिलेज होता है, फिर वो रिप्लेस करेगा उसको बोनी कैलस से, फिर फाइनली रीमॉडलिंग होगी, बोन अपनी असल शेप में आके बन जाएगी और फ्रैक्चर हील होके रिपेयर हो जाएगा। और फर्स्ट एड क्या है वो हमने डिस्कस कर ली। यहाँ पे हमारा सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर का दूसरा लेक्चर खत्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इससे आगे चलेंगे और मसल्स की डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।